हेलो स्टूडेंट्स, मुस्कान टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब पोर्टल पर आपका स्वागत है। चलिए भाई, अब वो वक्त आ ही गया जिसके लिए बहुत लंबे समय से आप लोग के मैसेज भी आ रहे थे, क्वेश्चन कराइए। लीजिए, अब हम स्टार्ट कर ही दिए हैं क्वेश्चंस। किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरनल वायरिंग में पूछे जाएंगे, घर की वायरिंग कैसे की जाएगी, बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक ही वीडियो में सारे स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 1-1.5 घंटा का हो जाएगा। आपके भी मन को बोरियत महसूस होने लगेगी, इसीलिए सेक्शनलाइज कर दिया हमने। पहले आपको एजुम्पशन बताएंगे, मतलब कि जो 6-7 स्टेप्स हैं उसमें 2 स्टेप 4 स्टेप करके छोटे छोटे वीडियो में आपको बताए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो ख़त्म हो गया तो इसके बाद ये वीडियो हमको देखना है। चलिए, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि देखिए आपको क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछेगा। पहला तो अगर आप प्रैक्टिकली वायरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका भवन होगा, घर बनाया गया होगा, वहाँ को उसको देख करके और जो नियम इसके पीछे वाले वीडियो में बताया गया है उसके हिसाब से आप वायरिंग कर देंगे। अगर थ्योरेटिकली परीक्षा में आपको मतलब कि करना है तो उसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो ये जो आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका प्लान दिया रहेगा और उसमें दिया रहेगा कि कितना आपको लोड लगाना है। जैसे इसमें दिया है 11 बिंदु और 8 पंखे लगाने हैं, प्रकाश लगाना है, 8 बल्ब लगाने हैं, 8 पंखे लगाने हैं, 11 बल्ब लगाने हैं। पहले प्रकार का क्वेश्चन। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि आपको केवल क्वेश्चन दे देगा कि एक घर का 2 BHK का कोई घर है, उसकी वायरिंग करिए, ठीक है, बेडरूम, हॉल और किचन। और तीसरा ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये आपको प्रकाश और पंखा नहीं दिया रहेगा कितना लगाना है, अपने आपको मन से लगाना है, ठीक है। तो हम उसी में के एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाते हैं जिसमें दिया हुआ है कि एक कॉलेज है जिसका प्लान या चित्र में दिया गया है, सिंगल फेज की वायरिंग करनी है 230 वोल्ट की वोल्ट तक पे। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि देखिए 8 व्याख्यान कक्ष निर्मित करने हैं, लेकिन आपको 8 व्याख्यान कक्ष मतलब कि ये लेक्चर हॉल, ठीक है। तो इसमें 8 बनाने हैं, लेकिन आपको केवल एक का ही वायरिंग डायग्राम दिया गया तो एक ही बनाना है आपको। इसी से संबंधित और जो होंगे आपके डायग्राम होंगे वो उसको फोटो कापी समझ लीजिए कि उसको बना दिया जाएगा। तो जो प्लान दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको बनाना होता है। जैसे 8 दे दिया, 10 दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 का बनाएंगे 10 का बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, अब आपको मैं एक स्टेप करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखिए, बिल्कुल आराम से समझना है। इंटरनल वायरिंग इतना आसानी से समझा दूंगा आपको कि बिल्कुल फिर आपको कोचिंग करने की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जितने भी छात्र हैं डिप्लोमा के, और जो आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ITI के छात्र हैं, थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हुआ ही नहीं जैसा समझेंगे मतलब तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, प्रत्येक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हम आपको बताते हैं। इसमें यानी कि इंटरनल वायरिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग 7 स्टेप आते हैं। मैं 1 2 3 4 5 करके बता रहा हूँ, लेकिन देखिए स्टेप एक रूल नहीं है, स्टेप एक माध्यम है बस समझने का कि आपको इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करना है। जरूरी नहीं कि आप स्टेप वाइज ही करिए, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस स्टेप के बाद एक सीक्वेंस याद रहे, उसके लिए बस स्टेप वाइज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा एजुम्पशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, ठीक है, पहला स्टेप होता है सबसे पहले करने का एजुम्पशन, दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ लोड, तीसरा कैलकुलेशन ऑफ लोड, चौथा प्लान, सिंगल लाइन डायग्राम, 5वां, 6वां लेंथ ऑफ केबल एंड कंड्यूट और 7वां मेन मेटेरियल लिस्ट। एक एक करके आपको समझाते हैं कि ये है क्या वास्तव में। पहला नंबर एजुम्पशन। एजुम्पशन का मतलब होता है मानना, पूर्वानुमान। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले जो आप उस क्वेश्चन में चीज़ें यूज कर रहे हैं, मतलब सीलिंग की ऊंचाई कितना रखा है, दीवार की मोटाई कितना रखा है, किस विधि के द्वारा वायरिंग कर रहे हैं, किस मेथड के द्वारा, मतलब कि कौन सी वाहक नली विधि है, या आपका जो ये केसिंग कैपिंग विधि है, या फिर आपका जो बैटन वायरिंग है, किस विधि के द्वारा आप वायरिंग कर रहे हैं, कितने mm का तार यूज़ किया है, कितने सर्किट आपके होंगे, वो सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं, एजुम्पशन में लिखे जाते हैं। क्लियर हो रही है बात।
दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ लोड। डिटर्मिनेशन ऑफ लोड का मतलब होता है लोड का निर्धारण करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है कि इस रूम में इतने बल्ब, इस रूम में इतने पंखे लगाने हैं, तभी जाकर के ये स्टेप यूज किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे दिया है कि 11 बल्ब लगाना है और 8 पंखा लगाना है, तो उस स्थिति में ये स्टेप, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले से ही दे चुका है, आपको अपने हिसाब से मानना नहीं है। ठीक है। तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ लोड। कैलकुलेशन ऑफ लोड हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में आएगा, चाहे लोड दिया हो चाहे न दिया हो। तो कैलकुलेशन ऑफ लोड इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि इन वन लाइट एंड फैन सर्किट देयर इज 10 पॉइंट्स एंड 800 वाट लोड। 10 पॉइंट होते हैं और 800 वाट का लोड, मतलब कि एक सर्किट में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके घर में जितना बल्ब, जितना पंखा मिला के टोटल कितना लोड हो रहा है और उसका टोटल कितना पॉइंट हो रहा है, उसको कैलकुलेट करके सर्किट की संख्या का निर्धारण करने के लिए आपको ये स्टेप करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ लोड। ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप होता है प्लान, यानी कि जो ये आपका दिया हुआ है ये प्लान ही है, लेकिन इस पर कहाँ बल्ब लगाएंगे, कहाँ पंखा लगाएंगे, कहाँ 5 एम्पीयर का सॉकेट लगाएंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा, कहाँ पे स्विच बोर्ड लगेगा, उसको जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो आ जाता है किसके अंतर्गत, प्लान के अंतर्गत। ठीक है। इस प्लान के बाद आपका 5वां स्टेप होता है सिंगल लाइन डायग्राम। जो प्लान यहाँ पर दिखाया गया रहता है उसको एक रेखा के द्वारा, एक सिंगल लाइन के द्वारा जब प्रदर्शित किया जाता है तो वो आ जाता है आपका सिंगल लाइन डायग्राम के अंतर्गत। सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि प्लान, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा प्लान बना रहेगा बिल्कुल उसी का फोटोकॉपी बनता है सिंगल लाइन डायग्राम। जितना आसान प्लान बनाएंगे उतना सिंगल लाइन डायग्राम आसान बनेगा। एक बात और ध्यान रखिए कि प्रत्येक एक स्टूडेंट का, प्रत्येक एक इंजीनियर का अलग अलग प्लान हो सकता है, एज पर योर इट्स माइंड, उसके दिमाग के हिसाब से उसका प्लान बनता है। इसका प्लान मैं कुछ बनाऊंगा, आप कुछ अलग बनाएंगे, लेकिन नियमों के हिसाब से अगर बनाया जाए तो दोनों का जो प्लान होगा वो सही होगा, अगर नियम को ध्यान में रख के बनाया गया है तो। ठीक है। और प्लान के हिसाब से ही बनता है सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हम निकालते हैं केबल और कंड्यूट की लंबाई। मतलब कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप अगर आप चल रहे हैं तो टोटल 4 मीटर की लंबाई है, तो जो तार लगेगा कितना लगेगा, 4 मीटर लगेगा। तो वो आपका केबल एंड कंड्यूट की लंबाई किसकी सहायता से निकालते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से। उसके बाद जो फाइनल स्टेप होता है मेन मटेरियल लिस्ट, फाइनल नहीं कह सकते हैं, बताते हैं आपकी अभी क्यों नहीं कर सकते। एक और स्टेप होता है मेन मटेरियल लिस्ट। घर में कितना टोटल सामान लगा, आपका कंड्यूट कितना लगाया गया, स्विच बोर्ड कितना लगाया गया, स्विच कितना लगाया गया, होल्डर कितने लगाए गए, सीलिंग रोज कितने लगाए गए, वो सारी चीज़ें मिला करके कितना टोटल आपका कास्ट आया, वो सारा किसके अंतर्गत आ जाता है, मेन मटेरियल लिस्ट के अंतर्गत आ जाता है। और जो फाइनल स्टेप होता है 8वां, वो आता है आपका लेबर कास्ट। ठीक है। लेबर कास्ट, लेबर कास्ट मतलब कि चूँकि आपको मालूम है कि इंटरनल वायरिंग का जो मूल्य है आजकल बहुत हाई है। एक पॉइंट का आजकल अगर मार्केट वैल्यू की बात करें तो 120 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से आपका क्या किया जा रहा है, वायरिंग किया जा रहा है। अगर मरम्मत वो एक होता है ना, भाईचारे की बात हो तो लगभग 110 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से आपका वायरिंग होगा। तो 10 पॉइंट आपके हो गए तो 1200-1300 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, मजदूरी हो जाएगी। तो लेबर कास्ट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, इसीलिए उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। सो टोटल आपका ये स्टेप प्रयोग किया जाता है इंटरनल वायरिंग में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम आपको ये 3 स्टेप इस वीडियो में बताएंगे। एज्यूम्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ लोड, चूँकि ये होगा नहीं क्योंकि ये दिया है, और कैलकुलेशन ऑफ लोड, टोटल आपके सर्किट कितने होंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्लान के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप है हमारा एज्यूम्शन। अब एज्यूम्शन में जैसा कि हमने बताया कि जो चीज़ें आप इंटरनल वायरिंग में प्रयोग कर रहे हैं आपको अपने दिमाग का यूज नहीं करना है। जो इंटरनल वायरिंग में जो क्वेश्चन में आप चीज़ें यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ 1-2 रूल्स रेगुलेशंस भी आ जाते हैं, और जो चीज़ें आप अपने हिसाब से एज्यूम किया है, माना है, वो सारी चीज़ें एज्यूम्शन में लिख दी जाती हैं। एक एक करके हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए, पहला, एनर्जी मीटर मेन स्विच बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्स्ट से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे। ये नियम ही है कि जितने मेन स्विच बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हैं वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे, नियम लिख दिया। सभी स्विच बोर्ड, घर में जितना स्विच बोर्ड प्रयोग किया जाएगा वो फर्स्ट से 1.25 मीटर यानी कि 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा, ये भी नियम है, उसको भी लिख दिया।
तीसरा नियम है सभी प्रकाश बिंदु क्षैतिज रन की ऊंचाई पर लगाए जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले नियम में हमने बताया था कि अगर जब तक कोई और आवश्यकता ना हो प्रकाश बिंदु की ऊंचाई फर्श से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। तो आप 2.5 मीटर की ऊंचाई पर भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन वायरिंग की सहूलियत के लिए या ये कहें कि ईजीनेस के लिए क्या किया जाता है कि जो प्रकाश बिंदु होता है वो क्षैतिज रन पर ही क्या किया जाता है, उसको लाइट पॉइंट को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये स्विच बोर्ड हो गया, तो स्विच बोर्ड से जो बल्ब कंट्रोल करना है तो ये स्विच बोर्ड से वायर निकल के और ये 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। ये सीलिंग की ऊंचाई है 4 मीटर, तो और यहाँ से क्या होना है, आगे बढ़ना है आपको। ये आधा मीटर छोड़ के वायरिंग करनी होती है आपको, तार ये दौड़ता है। तो जो बल्ब अगर यहाँ पे लगाना है तो ये 3.5 मीटर की ऊंचाई पे क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। आधा मीटर छोड़ दिया तो ये 3.5 मीटर बचा, टोटल ये क्या हो जाएगा 4 मीटर। तो बल्ब क्या किया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा। नियम कहता है कि 2.5 मीटर, यानी कि इससे अभी 1 मीटर और नीचे आकर के यहाँ पर क्या किया जाएगा, बल्ब लगाया जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए लाइट पॉइंट को कहाँ पर लगाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल रन पे ही लगाएंगे हम। ठीक है, हर क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जितना लाइट पॉइंट है सभी को हम हॉरिजॉन्टल रन पे ही क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सीलिंग की ऊंचाई फर्श से 4 मीटर है, ये क्वेश्चन में दिया भी है। क्षैतिज रन की ऊंचाई फर्श से 3.5 मीटर है, या आप इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि क्षैतिज रन की ऊंचाई सीलिंग से आधे मीटर की नीचे की ऊंचाई पर की गई है। तो दोनों स्थितियों में 3.5 मीटर ही निकल करके आएगा। ठीक है, दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर इज 0.3 मीटर है। ठीक है, वायरिंग लूपिंग विधि के द्वारा की जाएगी। लूपिंग मेथड क्या होता है, अगर आप लोगों ने ये नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हर बात अगर बताते हैं तो वीडियो लंबी होगी और एक ही चीज़ को बार बार बताने से क्या हो जाएगा, आपको भी बोरियत महसूस होगी। इसलिए जिसको ज़रूरत है वही जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें, लूपिंग विधि समझ में आ जाएगी। दूसरे कमरे में वायरिंग सीलिंग के निकट से पास की जाती है। जैसे कि ये कमरा हो गया और दूसरे कमरे में लेकर जाना है तो यहाँ से उठाएंगे और सीलिंग के पास से ही क्या किया जाएगा, क्रॉस करके लेकर के जाया जाएगा। ये नियम कहता है। ठीक है, नियम नहीं है, ये एज्यूम्शन है। हम घर में किस प्रकार से वायरिंग कर रहे हैं उसको हमने लिखा है। उसके बाद है तार स्थापन पीवीसी वाहक नली विधि द्वारा किया जाएगा। अगर आप बैटन वायरिंग से करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि बैटन वायरिंग द्वारा किया जा रहा है। केसिंग केपिंग से कर रहे हैं तो लिखेंगे केसिंग केपिंग द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन में यदि कि वाहक नली से करना है उसी को लिख देंगे। उसके बाद है तार स्थापन के लिए mm² एल्युमिनियम तार का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए कि लाइट एंड फैन का वायरिंग करना है हमको, क्योंकि बल्ब और पंखा केवल लगाया गया है। मिनिमम साइज फॉर लाइट एंड फैन सर्किट इज 1.5 mm², लेकिन इसकी भी एक करंट रेटिंग है जो एक निश्चित एम्पियर की करंट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। तो इससे पहले कि जब तक हम लोग अपने लोड का कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि कितने एम्पियर की धारा हमारे घर में प्रवाहित हो रही है या लोड में मतलब कि टोटल हमारे सर्किट में कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तब तक यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यानी कि इसके बाद वाला जो स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड लोड, तो वहाँ से जितनी करंट आएगी उसके हिसाब से कितने mm² का तार प्रयोग करेंगे उसको तब जाके यहाँ पर क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। तब तक आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ देंगे। कॉपी पे लिखा रहेगा, फिर जब वो कैलकुलेट किया जाएगा तो उसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एजुम्सन। इसमें से आप चाहें तो 6, 7, 8 भी लिख देते हैं तो लगभग ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये आपका स्टेप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ लोड। चूँकि दिया ही है कि 11 बल्ब और 8 पंखे लगाने हैं तो वो स्टेप करने की हमको ज़रूरत नहीं है। अगला सीधे हम स्टेप करेंगे कि अगर चाहें आप, दूसरा स्टेप भी मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ लोड में हम कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ लोड। चूँकि टोटल आपको पॉइंट दिया हुआ है कि बल्ब आपको लगाने हैं कितने, 11 बल्ब लगाने हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 बल्ब और 8 क्या लगाने हैं, फैन लगाने हैं। और रूम आपके पास 3 है, लेक्चर हॉल है, प्रोफेसर रूम है और आपका जो वो है शौचालय है WC वाशरूम। उसमें आपको मतलब कि सारे ये तीनों मिला करके दोनों बल्ब और पंखा मिला कर लगाना है। तो ध्यान दीजिए, वाशरूम में आप पंखा नहीं लगा सकते, एक केवल बल्ब लगाएंगे तो काम हो जाएगा। प्रोफेसर रूम में 2 बल्ब और 1 पंखा लगा दिया जाएगा। और लेक्चर हॉल में आपके 8 बल्ब हो जाएंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग हो जाएगा 3 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा। 8 बल्ब और 7 पंखे जो रिमेनिंग हो रहे हैं वो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो 8 बल्ब हो गया, 2 पंखा। इसमें इस तरह से करके हमने लोड का क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इस प्रकार से आपका दूसरा स्टेप भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए, मतलब दूसरे स्टेप में आपको बस ये चीज़ें करनी होती है। समझ लीजिए मेन मोटो क्या है, आपको देखिए क्वेश्चन नहीं याद करना,
फंडामेंटल जो बेसिक इसके फंडामेंटल है, जो बेसिक इसका जो रूल है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि करना क्या है हमको। दूसरे स्टेप में डिटर्मिनेशन ऑफ लोड, मतलब कि किस रूम में कितना पॉइंट हम लगाएंगे वो ये स्टेप में किया जाता है। तो इस रूम में हमने एक ये लगा दिया, स्टेप क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर ये सारणी क्वेश्चन में ही बना के दी रहती है तो इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं करते हैं। ठीक ना, चलिए स्टेप थर्ड करते हैं। देखिए स्टेप थर्ड है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लोड एंड करंट। घर में जितना बल्ब हुआ, पंखा हुआ, 5 एम्पीयर का सॉकेट हुआ, जितना लगाया गया रहता है उसको एक जगह जोड़ के और टोटल उसकी संख्या निकाल लेते हैं और उसका कितना पर पॉइंट लोड होता है उसको काउंट करके और टोटल लोड निकाल लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू रूल आपको मालूम है कि एक सर्किट में 10 पॉइंट और 800 वाट लोड हो सकता है मैक्सिमम। इससे अधिक होने पर आपके सर्किट की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब 2 सर्किट होगा तो 2 सर्किट में आप 20 पॉइंट और 1600 वाट क्या कर सकते हैं, लोड दे सकते हैं। 3 सर्किट होगा तो 30 पॉइंट और 2400 वाट लोड दिया जा सकता है। मतलब कि इसमें से अब दोनों में से कोई भी एक अगर अधिक होता है, पॉइंट की संख्या 12 हो गई, 11 हो गई, या लोड 850 हो गया, 900 हो गया, तो उस स्थिति में आपको दूसरा सर्किट लेकर के जाना पड़ता है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये कैलकुलेट करें कि लोड आपका कितना हो रहा है, पॉइंट कितने हो रहे हैं और करंट कितनी फ्लो कर रही है। ठीक है, तो देखिए चूँकि आपको मालूम है ये सारणी बनाया जाता है इस प्रकार से, आपको हर क्वेश्चन में इस प्रकार की सारणी बनानी पड़ेगी। पार्टिकल्स यानी कि क्या क्या उपकरण लगा हुआ है, कौन कौन से कितने पॉइंट लगे हुए हैं, मतलब उसकी संख्या कितनी है, इस पॉइंट की संख्या कितनी है, लोड कितना है एक पॉइंट का, और उस हिसाब से टोटल पॉइंट का लोड कितना हो जाएगा। जैसे मतलब कि समझाते हैं कि बल्ब है, पार्टिकल्स यानी कि उपकरण के रूप में बल्ब है, टोटल उसकी संख्या कितनी है, पॉइंट की संख्या कितनी है, 11 बल्ब हमको लगाने हैं। एक बल्ब का चूँकि पॉइंट वाट लोड कितना होता है, 60 वाट होता है, तो 11 बल्बों का कितना हो जाएगा, 660 वाट गुणा कराएंगे तो। पंखा आपका 8 लगा हुआ है, 8 पंखे में एक पंखे का जो वाट रेटिंग होता है 60 वाट, तो गुणा कराएंगे तो 480 वाट टोटल पावर कंज्यूम किया जाएगा। तो बल्ब का पावर 660 और पंखे का पावर 480, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल पावर रेटिंग कितनी आएगी आपके सर्किट की, 1140 वाट आ जाएगी। और टोटल आपका पॉइंट कितने आ जाएंगे, 19 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें जब कैलकुलेट हो गई तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तो एग्जिट कर रहा है ना, एग्जिट कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, मतलब कि अधिक हो रहा है। तो जब आपको दिख रहा है कि 10 पॉइंट होने चाहिए एक सर्किट में और 800 वाट दोनों बढ़ रहे हैं, तो 2 सर्किट हम लेंगे। 2 सर्किट जब लिया जाएगा तो 2 सर्किट में 20 पॉइंट की संख्या 19 है और 1600 वाट, तो लोड भी आपका कम है। यानी कि अगर आप 2 सर्किट लेते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ये खूब आसानी से ये वायरिंग की जा सकती है। इस प्रकार से आपका टोटल सर्किट की संख्या कितनी हो जाएगी जी, 2 हो जाएगी। क्लियर हो रही है ना बात। ये स्टेप करने के जस्ट बाद मेन स्विच बोर्ड का, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का और जो आपका तार घर में प्रयोग कर रहे हैं वो तीनों का रेटिंग निकाला जाता है। ठीक है, तो उसके लिए तीनों की रेटिंग निकालने के लिए करंट का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि घर में आपका कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है और अगर आपने 5 एम्पियर का कोई मेन स्विच बोर्ड लगा दिया तो उस स्थिति में नॉर्मल लोड पे ही मेन स्विच बोर्ड का फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। या फिर आपके घर में 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 63 एम्पियर का आपने क्या लगा दिया, मेन स्विच बोर्ड लगा दिया, तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट स्थिति में उस फ्यूज उड़ेगा ही नहीं, तो प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए करंट का कैलकुलेशन करना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है और इसी के हिसाब से मेन स्विच बोर्ड का, सर्किट की संख्या के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का और करंट रेटिंग के हिसाब से तार की मोटाई का निर्धारण, डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि मेन स्विच बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और केबल का साइज़ किस हिसाब से यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपकी करंट रेटिंग आई थी 4.96 एम्पियर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5 एम्पियर। तो उसके लिए आप मेन स्विच बोर्ड की जो रेटिंग रखते हैं वो 15 एम्पियर, 250 वोल्ट। सिंगल फेज के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि 250 वोल्ट रखा जाएगा सिंगल फेज। DPIC दैट्स मीन डबल पोल आयरन क्लेड। डबल पोल आयरन क्लेड TPIC क्या होता है उसको मैं आपको बता दूंगा एक किसी पार्टिकल वीडियो में। तब तक के लिए समझ लीजिए कि सिंगल फेज के लिए DPIC और 3 फेज के लिए TPIC का यूज़ किया जाता है। हैवेल्स कंपनी का नाम है मेन फ्यूज यूनिट। ठीक है, रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज़ किया जाएगा उसकी भी रेटिंग, करंट रेटिंग उतनी ही होगी, 15 एम्पियर। सिंगल फेज के लिए 250 वोल्ट था। देखिए सर्किट की संख्या कितनी आई है आपकी, 2 सर्किट आई है। तो आपको मालूम है कि आपको क्या होता है कि इन फ्यूचर
बढ़ाने के लिए, यानी कि सर्किट की संख्या को जब अगर इंक्रीज करना हो तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पे काम लिया जा सके, इसीलिए बढ़ा करके लिया जाता है। और कभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की संख्या होगी वो 2 वे, 4 वे, 6 वे ऐसे करके आती है, मतलब इवन नंबर में ही होता है। तो यहाँ पर आप 2 सर्किट आ गए तो आप यहाँ से बढ़ा कर लेंगे तो 4 वे लेंगे, हैवेल्स मेड मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक। और उसके बाद एक मेन फैक्टर है केबल की साइज़ का निर्धारण करना। ध्यान दीजिए, जो मिनिमम साइज़ है आपका केबल का वो होता है 1.5 mm स्क्वायर, और इसकी जो करंट रेटिंग होती है वो 10 एम्पियर तक की करंट रेटिंग क्या कर सकता है, ये 10 एम्पियर तक की धारा को ये कैरी कर सकता है। इसके लिए एक जो सारणी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा कि कितने mm स्क्वायर का तार कितने एम्पियर तक की धारा को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है। बाकी अगर करंट रेटिंग आपकी बढ़ती है, जैसे कि 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम का तार हो जाएगा तो वो आपका 15 एम्पियर तक की धारा क्या कर सकता है, सह सकता है। यानी कि जब 10 एम्पियर से धारा का मान अधिक बढ़ेगा तो उस स्थिति में लाइट एंड फैन के लिए भी आपको 2.5 mm स्क्वायर का केबल क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। बाकी अभी आपकी करंट रेटिंग जो है लगभग 5 एम्पियर के करीब में है, तो हम वहाँ पर 1.5 mm स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। 250 वोल्ट की सिंगल फेज की वोल्ट का प्रयोग करना है तो ग्रेडिंग उसकी इंसुलेशन की 250 वोल्ट होगी। सिंगल कोर PVC का इंसुलेशन चढ़ा हुआ, पॉलीकैब कंपनी का नाम, एल्युमिनियम केबल, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 3 स्टेप पढ़ा। बाकी अगले वीडियो में हम अब इसके प्लान के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से वायरिंग डायग्राम तैयार किया जाता है और उसके सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।